दिक्कत उनको सिर्फ यही है कि लोग हिंदू धर्म में बिलीव करना बता रहा हूँ। मेरा एक अच्छा दोस्त था, बहुत दिनों के बाद मिला। मेरे घर में पूजा था, तो मैं टीका लगा के रखा था। बोला क्या बात है भाई, आजकल तो पंडित बन के घूम रहा है। मुझे सो करके उठोगे और डायरेक्ट हिंदू धर्म को गाली दो, देश ये खराब हो गया, इंडिया ऐसा है वैसा है, वो सब ओके ने है। अभी भी बोला हिंदुत्व एंड बीजेपी को साथ में लेकर, तो फिर बीजेपी अयोध्या क्यों हारी? यू आर प्रो बीजेपी, कैन यू ऑल्सो स्पीक समथिंग जिसमें आप बीजेपी के क्रिटिकल भी हैं? क्लिनिक में देखिए मैं अभी आते समय मुझे एक मोहल्ला क्लिनिक दिखा था, वहाँ पे 2-3 गाय भैंस बैठे हुए थे। वेल आज के मेरे गेस्ट के नाम तो आपने सुना ही होगा। कभी सोशल मीडिया पे बहस हुई होगी, या तो कभी कोई हेल्प के लिए आपने उन्हें ट्वीट किया ही होगा। एक ऐसे इंसान जिनके एक ट्वीट में दो देशों के अंदर विवाद हो गया, डिप्लोमेटिक चीजों पर सवाल उठ गए, इंडिया मॉलडीव्स हर जगह लगने गए। अभी तक तो आपको पता चल चुका होगा मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। ट्विटर में जाने जाते हैं मिस्टर सिन्हा। मेरे फोन में भी सेव्ड है मिस्टर सिन्हा भैया। उनका असली नाम बहुत मुश्किल से याद आता है क्योंकि पूरे जगह पे वो हर जगह एक ही जाना जाते हैं, मिस्टर सिन्हा। जी हाँ, आई एम स्पीकिंग टुडे टू none other than a very, very popular figure on social media, a political commenter, a right wing leaning, and somebody who is young, energetic, and speaks his heart. None other than Mr. Roshan Sinha. थैंक यू, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन। थैंक यू। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला एंड आप आए, दिल्ली आए स्पेशली हमारे पॉडकास्ट में। यस, स्पेशली फॉर आपको मैं एक सबसे अनयूजुअल सवाल पूछना चाहूंगी। आपके फेवरेट इन तीनों इंसानों में से कौन है? मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर ध्रुव राठी, या मिस्टर मोहम्मद जुबैर? बहुत टफ ज़रूरी है कोई एक नाम लेना? इन तीनों में से सबसे फेवरेट। फ़ेवरेट तो कैसे कह सकते हैं, लाइक सी मैं जुबैर को मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखो जुबैर पॉलिटिकल चीज़ें नहीं है वो, दैट इज़ टोटली लाइक वो अलग लीग पे है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, बहुत सारे लोग, तो मैं उसको टेररिस्ट की कैटेगरी में रखता हूँ, तो फ़ेवरेट हो नहीं सकता है। राहुल गांधी लाइक राहुल गांधी का आप देखो तो उनके जो भी आइडियोलॉजी है या फिर उनका जो भी, मतलब मैं तो बोलता हूँ मकसद उनका है, वो पूरी तरह से देश जलाने तोड़ने में, इलेक्शन जीतने में मुझे नहीं लगता है कि उनको इलेक्शन जीतने में कोई इंटरेस्ट है। हर एक एक्शन ऐसा लगता है कि देश को तोड़ने के लिए कुछ किया जा रहा है। तो अगर ये तीनों में पिक करना हो तो ध्रुव राठी, इसलिए क्योंकि वो प्रोफेशनल है, टेररिस्ट नहीं है ऑफ कोर्स। एंड वो जो कर रहा है, जैसे हम अपनी पार्टी के लिए करते हैं, बीजेपी के लिए, वो प्रोफेशनल तरीके से, हम आइडियोलॉजी की वजह से कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है। हो सकता है बीजेपी अगर उसको कुछ अच्छा ऑफर करे तो हमारे साइड भी आ जाएगा। प्रोफेशनल है वो, यूट्यूबर है। क्योंकि मुझे याद है कि अर्ली डेज में वो तारीफ़ भी करता था, मोदी जी की तारीफ़ करता था। फिर उसको अच्छी फंडिंग हो गई आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, जो भी है। तो इस तरह से काम कर रहा है। तो अगर इन 3 में से कोई एक पिक करना हो तो ध्रुव राठी, क्योंकि वो हार्मलेस है हमारे लिए, ठीक है? मतलब वो जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे वो काम कर रहा है। पॉलिटिकल राइवल हम बोल सकते हैं उसको। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, यूथ हैं। यूथ का हमेशा से जो माइंडसेट रहा है ना कहीं लेफ्ट साइड पे स्टार्टिंग में लीनिंग रहा है। मैं अपने कॉलेज टाइम पे थी, मैं भी लेफ्ट लीनिंग थी। मेरे पेरेंट्स भी लेफ्ट लीनिंग थे, नहीं मेरे पापा भले ही राइट विंग में लीनिंग थे, बट 90% ऑफ जो यंग कल्चर है वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट की तरफ है। देन इट टेक्स टाइम टू रिफॉर्म योर सेल्फ और यू एक्सप्लोर योर आइडियोलॉजी। आप स्टार्टिंग से राइट में रहे या व्हाट इंस्पायर्ड यू कि राइट है विंग या की तरफ? था? एक्चुअली था। मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता, आज के टाइम पे ना लोग जैसे ही उनको थोड़ा-सा पॉलिटिक्स समझ में आने लगता है, तो स्टार्टिंग से ही डिवाइड मतलब होने लगते हैं। मतलब मैं देखता हूँ 17-18 इयर्स के बच्चे भी आजकल हमसे ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से राइट विंग को मतलब रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आज के टाइम पे। हाँ, पहले के टाइम पे था इनफैक्ट, बट मेरी फैमिली, मतलब मैं बिहार का हूँ, तो वहाँ पे हमारे बहुत ही कम एज में हमें पॉलिटिकल चीज़ें समझ में आने लगती है। एंड देन मेरी फैमिली जो थी वो टिपिकल बीजेपी सपोर्टर, मतलब मैं शायद 14-15 ईयर का था, तब से ही मैं अटल जी को मैं आइडलाइज़ कर रहा था, वो बहुत ही मेरे फेवरेट थे। तो स्टार्टिंग से ही भाजपा संघ का समर्थक रहा हूँ, आज भी हूँ। तो मैं जो उनको सपोर्ट कर रहा हूँ आइडियोलॉजी की वजह से, ना कि मैं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हुआ है, कुछ नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही ये है मेरा। आपके एक ट्वीट में इंडिया मालदीव्स में एक बड़ा सा डिप्लोमेटिक रोल था। उसकी एक्चुअली बैक स्टोरी क्या थी? हाउ इट ऑल नहीं, नहीं, स्टार्टेड? ऐसा एक ट्वीट तो क्या था, बट
जो हुआ अच्छा हुआ, अगर मैं देखा जाए तो। और ऐसा नहीं सिर्फ़ मेरे ट्वीट का, लोग थे ही, मतलब हम सब एक एक पूरी फ़ौज है हमारे साथ में, मतलब फ़ौज तो हम सब साथ में ही है। बट वो गलती उनकी थी। अ हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था मॉक करने का। बट यू नो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका, मतलब उनका पॉलिटिकल जो जर्नी स्टार्ट हुई थी इंडिया आउट के स्लोगन से ही स्टार्ट हुआ था। एंड देन ही वाज लाइक स्टार्टिंग से एंटी मोदी, एंटी मोदी, एंटी इंडिया लेकर के चल रहे थे। एंटी मोदी तो ठीक है, एंटी इंडिया लेकर के चल रहे थे। एंड चाइना के साथ में काफ़ी ज़्यादा झुकाव था। तो जब मोदी जी लक्षद्वीप गए तो मैं ऐसे कैजुअली, मुझे ऐसा लगा कि लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे तो मालदीव्स के टूरिज़्म पे हम उसको ये कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स टूरिज़्म के अलावा तो कुछ है नहीं। एंड फिर उनके 2-3 जो थे इडियट टाइप मिनिस्टर्स, उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किया पीएम मोदी के लिए। तो फिर हमारी सेना अटैक कर दी। एंड आज तो एक्चुअली हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। मतलब क्या उन्होंने चाहिए था? उन्होंने बोला था कि इंडिया की आर्मी है, उसको हम यहाँ से भगाना चाहते हैं। यहाँ पे एक प्रोफेशनल एक आदमी तक इंडिया का नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे। बट आज हम उनके 28 आइलैंड हम मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। इवन हमारे डॉक्टर जयशंकर ने कुछ उद्घाटन भी किया है जा करके कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट। तो वो जो एकदम शिफ्ट हो रहा था चाइना, तो एकदम यू टर्न लेकर के हमारे साइड इंडिया के साइड में आ गए हैं। मोदी जी के शपथ ग्रहण में भी आया था वहाँ का प्रेसिडेंट, अभी भी मतलब ट्रैक पे आ गया है। तो मुझे लगता है कि अच्छा इम्पैक्ट था, क्योंकि वो जो हुआ वो कंट्रोवर्सी, उससे हमें फ़ायदा ही हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि हम मोस्टली जो राइट विंग देखा जाएगा या लेफ्ट विंग देखा जाएगा, हम सब लोग ट्विटर पे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म इस डिबेट उस डिबेट पर रहते हैं। अब नेशनलिज्म जो है या हिंदुत्व हो गया, वो एक इंसान को सीमित कैसे हो सकता है? जो आपकी आइडिया ऑफ हिंदुत्व है वो शायद किसी और के ना हो। जैसे मैंने हाल फिलहाल में प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ एक पॉडकास्ट की थी, एंड उन्होंने बोला कि आई एम अ प्राउड हिंदू, बट हु विल डिसाइड व्हाट इज माय हिंदुत्व? उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये फैक्ट है कि हमारा जो जी बोलते हैं ना वो रिजिड टाइप नहीं है। हमारा जो हिंदुत्व है, हिंदुइज़्म जो भी बोला, पहली बात तो ये दोनों अलग नहीं है। मैं तो हमेशा मानता हूँ ये एक नैरेटिव चलाया गया है हिंदुइज़्म एंड हिंदुत्व को अलग करने के लिए, क्योंकि उनको अल्टीमेटली हिंदू धर्म को गाली देना है। तब डायरेक्टली हिंदू को गाली देंगे तो शायद उनके वोट बैंक ये सब चीज़ में उनके वो प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने क्या किया, इसको बोलते हैं नहीं हम हिंदुइज़्म को गाली नहीं दे रहे हैं, हम हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। ये ऐसा ही हुआ है जैसे रोशन सिन्हा को नहीं हम गाली दे रहे हैं, हम मिस्टर सिन्हा को गाली दे रहे हैं। कैसे डिफरेंट हुआ? दोनों तो सेम ही हम्म। है। तो जो हमारा हिंदुत्व है, उन्होंने वर्ड इस तरह से यूज़ कर लिया कि नहीं हिंदुत्व है वो थोड़ा कट्टर टाइप होता है। अब हिंदू कोई कट्टर होता ही नहीं है। हम कहीं पे फर्स्ट अटैक हिंदू कभी कभी किया ही नहीं कोई भी, तो हम कट्टर कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने जानबूझ के ये जो 2 वर्ड यूज़ किया कि हिंदुत्व, हिंदुइज़्म को अलग करके, इसलिए कि हमको कट्टर दिखाने के लिए कि हम कट्टर हैं और हमें मतलब बिना किसी प्रॉब्लम को गाली दे सकें। तो सबसे पहले तो ये हो गई। दूसरी बात जो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा वो गलत नहीं कहा, ठीक है? क्योंकि हमें हर चीज़ को मतलब एक मुझे लगता है हिंदुइज़्म में ऐसा ही एक हमारा जो रिलीजन है जिसमें एथिस्ट भी होते हैं। किसी एक भगवान को मानते हैं, दूसरे भगवान को नहीं मानते हैं। इतने सारे कास्ट हैं, कई लोग व्यक्ति पूजा भी हमारे यहाँ पे हो जाती है और हम सबको साथ में लेके चलते हैं। मतलब अगर कम्युनिटी की बात करें तो सिर्फ़ एक, और आप उनके अगेंस्ट में भी नहीं बोल सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के रिफ़ॉर्म की बात नहीं कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे सब कुछ है। तो उन्होंने बोला कोई गलत नहीं बोला, लेकिन हाँ, कौन डिसाइड करेगा? तो डिसाइड करने वाले मतलब वो खुद डिसाइड करेंगे। आप बोल रहे हो एक तरफ बोल रहे हो कि मैं हिंदू, अगर जो बोल रहा है मैं प्राउड हिंदू हूँ, वो हिंदू हो गया। जो उसको घुमा-फिरा करके एकदम पूरा जलेबी बना करके बोल रहा है मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू नहीं है, बस ख बात खत्म हो गया। मैं बोला मैं हिंदू हूँ, प्राउड हिंदू हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं ऐज़ ए हिंदू अपने आप को दिखा रहा हूँ। तो मैं हिंदू हूँ। अब जो बोलेगा नहीं मैं हिंदू हूँ पर, जहाँ पे ये पर, बट ऐसे वर्ड आ गए, वो आप हिंदू हो ही नहीं। सीधी-सी बात है। एक कहीं न कहीं एक सवाल हमेशा उठता है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, एंड मैं मेरी एक नॉर्मल हैबिट है, मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपना दिन शुरू नहीं कर सकती भगवान को अगरबत्ती, एंड दैट्स माय पर्सनल हैबिट। तो उन्होंने एक चीज़ पूछा कि आज की युवा
आप लोगों को रोज़गार से लेके देश में क्या उन्नति हो रहा है उसकी मतलब नहीं है। आप बोल रहे हो कि आप कि पूजा-पाठ ज़्यादा आ गई। हिंदुत्व हो गया या सनातन धर्म हो गया या तो मंदिर जाना भले ही हो गया। लोग तो मुझे इस चीज़ में भी बहुत बार टॉन्ट मारे कि आप इतना तो पूजा-पाठ कर रहे हो, काम कहाँ करोगे? हाउ डू यू सी दैट आप एंटायर अभी थिंग्स? काम कर रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ माय वर्क। मैं काम कर रहा हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, काम भी कर रहा हूँ। बट देखिए, ऐसा नहीं है, लोगों को क्या है, ये इश्यू सिर्फ़ हमारे साथ में ही है। कोई भी हिंदू मुझे नहीं लगता 5 टाइम मंदिर जाता होगा। कोई मंदिर जाता है 5 टाइम? अच्छे से अच्छे हिंदू, जब आप अच्छे हिंदू आप मंदिर में जा रहे हो, सुबह पूजा कर 1 टाइम कर रहे हो। बहुत हुआ तो संध्या हमने पूजा संध्या किया, आरती। 2nd टाइम। हुँ। 3rd टाइम मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदू पूजा करता होगा, स्पेशली जो काम कर रहे हैं हुँ, या मॉडर्न लाइफ़ जी हुँ। रहे हैं, वो नहीं करते होंगे। उनके मुस्लिम लोग 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। आपने देखा कभी कोई क्वेश्चन करते हुए, कि वो 5 टाइम नमाज़ क्यों कर रहा है? तो आप काम कब करते हो? तो उनको फ्रीडम है, मैं वो नहीं बोल रहा कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, 5 टाइम नमाज़ कर रहे हैं, अपने धर्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। बट मुझे दिक्कत उनके साथ में है जिनको दिक्कत हमारे साथ में है। हम पूजा कर रहे हैं, 1 टाइम पूजा को वो लोग बता रहे हैं कितना टाइम लगता है? हमने पूजा किया मंदिर में शीश नवाया 5-10 मिनट, वो 10 मिनट आप शांति से बैठ कर के हिंदू धर्म को गाली दे दोगे तो वो लगेगा कि आपने बहुत ही उस अपने टाइम को यूटिलाइज किया अच्छी तरीके से। लेकिन आप 5-10 मिनट बैठ करके भगवान के सामने बैठ गए तो वो उनको नहीं चलेगा। आप 12 बजे सो करके उठोगे और डायरेक्ट हिंदू धर्म को गाली दो, देश ये खराब हो गया, इंडिया ऐसा है वैसा है, वो सब ओके है। लेकिन आप 6 बजे उठ करके पूजा करके 7 बजे बैक टू वर्क आप आ जाते हो 5 घंटे पहले, तो वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। उनको है कि आप उठते हैं उसके साथ में आप गाली देते हैं, तो दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत उनको सिर्फ़ यही है कि लोग हिंदू धर्म में बिलीव करना बंद कर दें, पर्पज़ यही है और कुछ नहीं है उनको। आई विल इंटरप्ट यू हियर। हुँ। जो कि मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस देखा है, हिंदुइज़्म को गाली देने वाले हिंदू ही होते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखा है कि इसमें से मेरा सवाल आता है, हिंदुइज़्म में कहीं न कहीं हमें गर्व नहीं है बोलते वक़्त कि हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं। या तो कभी-कभी ये भी होता है कि आई वोंट कॉल इट एज़ अ वेरी कूल कल्चर कि वी आर वेल एजुकेटेड, हम ये सब नहीं मानते हैं, बट सेम चीज़ दूसरों पे नहीं आती है। ये यही इश्यू यही है, क्योंकि हमें क्या है ना, मतलब हिंदुओं में उनके जो सबसे बड़े स्ट्रेंथ हैं इस्लामिक फोर्सेज के, वो हमारे हिंदू लोग ही हैं। अगर ये हिंदू लोग जो सेक्युलरिज़्म का जो लेकर के बैठे हुए हैं, ये असली सेक्युलरिज़्म नहीं है, ठीक है? बट अगर ये बंद कर दें ना, तो नेक्स्ट डे ही से ही सब शांति हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। सिर्फ़ इनकी वजह से होता है। अब इनको क्या है, ये अपने आप को थोड़ा ज़्यादा सेक्युलर दिखाने के लिए ये सब चीज़ काम करते हैं। मतलब देखो आप टीका लगा कर के बाहर निकलो, तो और बात वो नहीं है खाली कि जो गंदे लोग हैं, मैं गंदे लोगों की बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग मतलब ऐसे भी आप कहीं पे बाहर जाओ तो कोई दोस्त देखे, अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, मेरा एक अच्छा दोस्त था, बहुत दिनों के बाद मिला, मेरे घर में पूजा था, तो मैं टीका लगा के रखा था। बोला, "क्या बात है भाई, आजकल तो पंडित बन के घूम रहा है।" ये कोई नेचुरली हुँ। उसके यहाँ से आया, ऐसा नहीं कि उसके पीछे कोई उसका एजेंडा था। बट अगर वही कोई मुस्लिम है, अगर टोपी लगा कर बैठा हुआ है, तो कोई उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो इसके एक और चीज़ पहलू इसका ये है ना कि हमने ना प इतने दिनों तक अपने आप को मतलब दिखाया है, मतलब अपने आइडेंटिटी को है ना उसको प्राउड नहीं फ़ील करते थे उसपे। आई वो एग्री अब विथ यू। लोग करने लगे हैं उसपे। आई एग्री विथ यू क्योंकि मेरे कॉलेज के टाइम पे मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जो मेरे पीजी में ही सेम पीजी में थी एंड शी वाज फ्रॉम द अदर रिलीजन, शी वाज फॉलोइंग इस्लाम। अब मुझे एग्जैक्टली exactly याद है जब दिवाली का दिन था एंड मैं उसे बोली कि मेरे घर में पूजा चल रहा है एंड मैं बाद में मिलती हूँ। शी वाज लाइक दिवाली तो क्या बड़ी चीज़ है। दैट वाज फर्स्ट इंस्टेंस। सेकंड इंस्टेंस में गुरुद्वारा के अंदर जब वो चिकन लेकर गया, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, सो आई वाज लाइक यार चिकन लेके मत जा क्योंकि बैग के अंदर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिलीजियस स्पेस है। करेक्ट। मैं अगर लाइक मैं हज़ार बार हज़रत निज़ामुद्दीन गई हूँ, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है अगर वहाँ पे नॉन-वेज है, पर मैं फिर भी नहीं कर सकती बिकॉज़ दैट्स हाउ आई फॉलो माय रिलीजन। एंड शी वाज़ लाइक तो क्या हो गया, मेरे भगवान थोड़ी ना है। अब वो कहीं न कहीं चीज़ मुझे लगी, तब नहीं समझ में आया क्योंकि आई वाज़ 19 ईयर ओल्ड। अब मुझे लग रहा है कि यार व्हाई इज़ इट सो डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट फॉर एवरीवन? हर इंसान क्यों नहीं सेम चीज़ समझ नहीं पाता है? नहीं, यही प्रॉब्लम है। मतलब पहले क्या है ना कि देखिए सिस्टमैटिक तरीके से हुआ, ऐसा नहीं ओवरनाइट नहीं हुआ था। मतलब अब हमारे जो बुक्स हो गए, तो टेक्स्ट बुक हमारे जो हैं,
बॉलीवुड हो गया, ये सब लोगों ने क्या किया है, धीरे-धीरे ऐसे दिखाया ना कि आप अगर बोलते हैं मैं प्राउड हिंदू हूँ, तो आप सीधा आप कॉम्युनल हो गए। ये चीज़ कूल नहीं है, मतलब जो कूल वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो कूल नहीं था उस टाइम पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि टाइम चेंज हो रहा है। आज बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, वो लोग भी मैं देखता हूँ कि वो लोग अपने आप को, जब मैं 2 दिन पहले देख रहा था, सुरेश रैना का इंटरव्यू था, तो उसने बोला कि मैं प्राउड हिंदू हूँ, प्राउड इंडियन हूँ। तो ऐसे जब सेलिब्रिटी लोग, ऐसे फिगर्स अगर सामने आएँगे एंड ऐसे लोगों को एक्सेप्टेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो फिर जो लोग अभी हेसिटेट करते हैं कि नहीं यार मैं क्या बोलूँ, वो लोग भी सामने आएँगे। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि चल प्राउड हिंदू हैं, जो भी हैं, तो हमें देख-देख कर के भी काफ़ी सारे लोग, उनको लगता है चलो ठीक है, ये भी एक, हम इस तरह से भी हमको सपोर्ट मिल सकता है। पहले लोगों में डर था कि आप जैसे अपने आप को हिंदू बोलेंगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे। बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि मोदी की तारीफ़ कर सकता है। ऑल्सो इट इज रूल्ड बाय द फोर खान्स। ठीक है? अब लोग तारीफ़ करने लगे हैं। अभी रिसेंटली आप देखो, धवन, क्या नाम है उसका, मैं वरुण भूल गया, धवन। वरुण धवन या एंड ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, मतलब जो करीना कपूर भी जैसे भले ही ऊपर मन से कर रही हो, लेकिन वो आकर के तारीफ़ करके जा रही है, आलिया भट्ट बोल रही है उनके बारे में, रणबीर कपूर बोल रहा है। ऐसे धीरे-धीरे इनफैक्ट सलमान, ये सब लोग भी, अब शाहरुख खान ने कई बार ट्वीट कर दिया है, तो अब धीरे-धीरे क्या है, उनको अब अगर उनको तारीफ़ भी करना है, तो उनको उनके अंदर से डर खत्म हो रहा है। पहले के टाइम था, अगर आपने बोल दिया प्रो हिंदुत्व या प्रो बीजेपी, बीजेपी मतलब हिंदुत्व से जोड़ के देखते हैं वो लोग, तो आप यू आर फिनिश्ड। तो वो कम हो रहा है, तो अच्छी बात है। धीरे-धीरे मुझे आपने लगता है नेक्स्ट 5 इयर्स में काफ़ी चेंज होने वाला है। आपने अभी भी बोला हिंदुत्व एंड बीजेपी को साथ में लेकर, तो फिर बीजेपी अयोध्या क्यों हारी? रीजनल रीजन्स से, ऐसा नहीं है, हिंदुत्व की बात ही नहीं थी। देखिए मैं फैक्टर बताता हूँ ऑनेस्टली, मैं जहाँ तक मैंने बात किया अयोध्या के काफ़ी लोगों से, 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो लोकल जो प्रशासन है वहाँ पे, उन्होंने थोड़ा कुछ गलतियाँ किया था। उन्होंने उन्होंने जानबूझ के हराया बीजेपी को, कई सारे लोगों ने इंटरनली उनको। देखिए कोई भी गवर्नमेंट, मैं जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट वो लोग का ऐसा है कि वो लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी होता है तो ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं बोलता हूँ बीजेपी पूरा पाक साफ है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, लोग, ये थोड़ा-सा जो करप्शन वाली चीज़ें होती है, वो बीजेपी में कम हो जाता है। तो लोग चाहते हैं कि वो नहीं हो, अगर वो नहीं होंगे तो लोग फ्रीली काम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। एंड सेकंड थिंग, यूपी में अगर देखें तो प्रशासन में आज भी जो अखिलेश यादव के बनाए हुए लोग हैं वहाँ पे, ठीक है? तो उनको एक चांस लगा था कि चलो इस बार हम रिस्क ले सकते हैं, तो उन्होंने वो चांस उठाया। दूसरा चीज़ वहाँ पे, जो तो अयोध्या मंदिर बनने के लिए जो तोड़-फोड़ हुए थे, घर टूटे थे, तो उसमें कई लोगों को मुआवज़ा का भी बहुत इश्यू आया था, कुछ लोगों को। हालाँकि कुछ लोगों के ये भी गलतियाँ थी कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ का तो आपका प्रॉपर्टी है, आपने 1 करोड़ आपको मिल गया, बट वो प्रॉपर्टी का रेट 5 करोड़ हो गया आज के दिन। तो उनको लग रहा था कि भाई मुझे तो 1 करोड़ ही मिला था, प्रॉपर्टी का रेट 5 करोड़ है। फिर तीसरा इश्यू था कि जो मैंने सुना कि वहाँ पे राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो जो लोकल लोग जो थे, उनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी। हाँ, उनको लगा कि ये हमारे घर की बात है, पर आपने सेलिब्रिटीज़ को रामलला देखा हमारे जाए तो हैं, ज़्यादा आए थे। तो बाहर के सारे लोग वहाँ पे भर गए, हम वहाँ पे नहीं आ पाए। तो एक नहीं, बहुत सारे मुद्दे थे, इस वजह से हारे, और पूरा रीजन हम हारे। एंड ऑफ कोर्स फिर कुछ कास्ट-वास्ट इश्यू जो थे। सो इफ यू आर प्रो बीजेपी, कैन यू आल्सो स्पीक समथिंग जिसमें आप बीजेपी के क्रिटिकल भी हैं? मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। अभी रिसेंटली मैंने कम कर दिया, इसलिए कम कर दिया क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों में इश्यू होती है। आज भी मैं, कल भी मैंने कुछ भेजा है कि मुझे नहीं, ये सही नहीं है। बट पहले क्या था, मेरे पास एक्सेस नहीं था, डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। आज मेरे पास एक्सेस है, तो अल्टीमेटली मैं ट्वीट करूँगा तो किस लिए, कि जो कंसर्न जो पर्सन है उसके पास पहुँचे। मैं अगर डायरेक्ट उनके पास पहुँचा सकता हूँ, तो मुझे जिस चीज़ से ऑब्जेक्शन होता है मैं भेज देता हूँ कि भाई इस पे ऑब्जेक्शन है। कई बार उस पे वर्कआउट करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, वो अलग चीज़ है, बट मैं भेज देता हूँ। तो मैं क्रिटिकल तो मैं बहुत था। अगर आप 1 साल, 1.5 साल पहले के भी आप ट्वीट्स देखोगे मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा बीजेपी को क्रिटिसाइज़ कर देता था। मेरे पास कई लोग के मैसेज कॉल भी आते थे कि अरे यार! ये क्या कर रहे हो? आपस की बात है, सब है। तो मैं करता था। अभी थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मैं इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के, मैं ऐसे बोला था कि इलेक्शन के 6-8 महीने पहले से मैं भक्त बन जाता हूँ। अंधभक्त। क्यों नुकसान करना? ठीक व्हाट है, इज़ हम बाद में देखेंगे। अंधभक्त? मैं जस्ट टर्म यूज़ किया, अनभक्त कुछ नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है बीजेपी का कुछ, अगर जैसे 95% से ज़्यादा जो सपोर्टर्स हैं, वो आपको हर दूसरे दिन कुछ न कुछ बीजेपी के अगेंस्ट में लिखते हुए दिखेंगे। आप ट्विटर ओपन करो।
95% है। तो कोई अंधभक्त है ही नहीं। हमारे बीजेपी के सपोर्टर्स ही ऐसा एक सपोर्टर बेस है कि बीजेपी को क्वेश्चन करते हैं वो लोग। बाकी किसी भी पार्टी को हर चीज़ को डिफेंड करेंगे। बीजेपी के लोग बीजेपी ने किसी के साथ गठबंधन कर लिया, उनको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने आज तक नहीं देखा कि कई लोग अजित पवार को ओपनली एंडोर्स कर रहे हों, सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी सपोर्टर। आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं लोग। तो ये अच्छी बात है हमारे साइड से। अगर आप आज के युवाओं के लिए एक मैसेज रखना चाहेंगे, जो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी को बिलीव नहीं करते, वो क्या होगा? ठीक है, लॉजिकल रहो आप। किसी के बोलने पे मतलब उन्होंने किसी सेलिब्रिटी ने बोल दिया या किसी ध्रुव राठी ने बोल दिया या किसी ने भी बोल दिया कि ये चीज़ गलत है, तो आप ऐसा नहीं कि बिलीव करो, या फिर मैंने भी बोल दिया, तो आप कॉमन सेंस यूज़ करो। आप एक बार है ना उसमें एक बार रिसर्च करो। आपका गूगल का ज़माना है, आप एक बार देख लो। अगर किसी ने बोला कि बीजेपी ने ये गलत काम कर दिया, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। एक बार वेरीफ़ाई करना कोई बहुत ये नहीं चाहिए, उल्टा आपका नॉलेज और बढ़ेगा। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपको एक बार वेरीफ़ाई करना चाहिए, तारीफ़ हो रही हो किसी की या बुराई हो रही हो। किसी चीज़ पे बिलीव करने और स्पेशली अगर किसी चीज़ की बुराई हो रही हो, तो आपको ज़रूर एक बार क्रॉस वेरीफ़ाई करना चाहिए, ये सही है कि नहीं है। उससे आपको आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप मतलब झूठ में जीने से बेटर है कि आप सच के साथ में चलो। मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग राउंड खेलने वाली हूँ, उसको रैपिड फायर हमारा तो बोलते हैं। अ, एक चीज़ बीजेपी को सीखनी चाहिए कोई और दूसरी पार्टी से, क्या और कौन-सी पार्टी से? हाँ, हमारा हमेशा बीजेपी से कंप्लेन ये रहा है कि आप जिस तरह से वो लोग आपके सपोर्टर्स को ट्रीट करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? मतलब खुद मेरे अगेंस्ट में कितने एफआईआर्स हैं। माइनर चीज़ पे अगर मैंने किसी कोई मीडिया रिपोर्ट था, तमिलनाडु का एक मीडिया रिपोर्ट था, मैंने मीडिया रिपोर्ट को कोट किया था। मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया वो लोगों ने, ठीक है? और आप देखिए अभी रिसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। अमित शाह का लोकसभा चुनाव के पहले रिज़र्वेशन पे कोई एक स्टेटमेंट था, उसको मिसकोट करके उसको पूरा वायरल कराया गया यूपी में स्पेशली, जहाँ पे हमें बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। तो वन ऑफ मेनी फैक्टर्स ये भी था। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। एक कोई अरेस्ट हुआ था, 1 दिन में छूट के चला गया, आज भी वो घूम रहा है। उसने लिटरली मॉक किया था कि हमने अमित शाह के खिलाफ ये करके हमने ये किया, वो किया। कल के दिन अमित शाह का कोई स्टेटमेंट आया बी.आर. अम्बेडकर पे, तो उसको भी मिसकोट किया गया। वो पूरा व्हाट्सएप पे वायरल है, सब कुछ है। आप चाहते उसको फेक न्यूज़ के कैटेगरी में डाल कर के बहुत सारे एक्शन ले सकते थे। एक्शन लेने से फ़ायदा ये होता कि लोगों को सच भी पता चलता और एक्शन भी हो जाता। दोबारा लोग करते नहीं। तो हमेशा मेरा कंप्लेन यही रहा है कि आप मतलब जिस फ़ोर्स में आपको जाना चाहिए, देखिए आप गलत तरीके से मत करिए, आप इल्लीगल मत करिए, बट कानून का अगर दुरुपयोग नहीं करें, एटलीस्ट उपयोग तो करिए। जो यूज़ तो करिए, मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं तो। मेरा दूसरा सवाल ये रहा, अगर आपको मिस्टर राहुल गांधी जी को कन्विंस करना पड़ेगा टू वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे? ना कन्विंस उसे किया जा सकता है जो मतलब जो क्लियर नहीं हो उसके माइंड में कि अ, ये पहले से क्लियर है। मतलब इनका एजेंडा पॉलिटिकल है ही नहीं। मैं तो हमेशा मानता हूँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मैं हमेशा ये मानता हूँ। अदर पार्टीज़ का मानता हूँ, कोई इलेक्शन जीतने के लिए लड़ते हैं। कांग्रेस स्पेशली गांधी फैमिली, वो लोग इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। अब उनका रह ही नहीं गया पर्पज़ कि उनको इलेक्शन जीतना है। और वायनाड में तो सीट निकाला नहीं, वो उन्होंने। जीतना पर्पज़ ही नहीं है, वो जीत जा रहे हैं। अब वायनाड था, तो वायनाड तो मिनी पाकिस्तान हो गया एक तरह से। अब देखो ना खाली ग्रीन झंडे दिख रहे थे वहाँ पे। तो ये इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जो भी आ जा रहा है उनको आ जा रहा है बस। इनका पर्पज़ है कि कैसे भी अब देश को नुकसान पहुँचाया है, सिविल वॉर इनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो ना एक एक्शन, एक भी मुद्दे ढंग के नहीं उठाते हैं। अब फ़लस्तीन की बैग लेकर के घूम रहे हैं, उससे कौन-सा वोट मिलेगा उनको? मुस्लिम वोट तो बहुत सारे हर पार्टी है, मतलब रीजनल पार्टी को जिनको जो मजबूत दिखेगा। अगर यूपी में है तो अखिलेश यादव को ही वोट देंगे कांग्रेस के सामने, कांग्रेस को नहीं देंगे। वेस्ट बंगाल है तो वहाँ पे ममता बनर्जी को ही देंगे। तो तमिलनाडु है तो वहाँ पे डीएमके को देंगे। ऐसा नहीं कि इनके पास पूरा उनका वोट बैंक है, बट वो कोई ज़रूरत नहीं थी। आप फ़िलिस्तीन का बैग लेकर के घूम रहे हो। राहुल गांधी का हर चीज़ फ़िलिस्तीन पे कम से कम 100 ट्वीट किया। ठीक है, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो। बांग्लादेश पे कितने ट्वीट्स हैं? एक आध खाना पूर्ति होगा। तो इनका कोई भी एक्शन ऐसा लगता नहीं कि इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो एकदम ही यूज़लेस होता है। तो हालाँकि बीजेपी के लिए फ़ायदे की चीज़ है, बीजेपी को तो फ़ायदा ही इससे। क्योंकि ऐसे ये लोग रहेंगे तो मुझे नहीं लगता अगले 20 साल तक ये लोग कोई चीज़ मतलब सरकार तो नहीं बना पाएँगे। 100 का 110 हो सकता है, 90 हो सकता है, 50 आ सकता है, बट
ये लोग सरकार नहीं बना पाएँगे अपने तरीके जब से। हम 100-110 की बात करें, सो 400 पार से नीचे कैसे बीजेपी गिरी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हुई थी। मैं कैसे बताता हूँ आपको? आप उड़ीसा से आते हो, उड़ीसा में बीजेपी क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, स्टेट का असेंबली इलेक्शन भी जीता। अगर ऐसा कुछ फैक्टर होता तो उड़ीसा भी तो देश से बाहर नहीं है ना, तो वो इतना वोट नहीं मिलते हैं। सेकंड थिंग, आप एमपी देखो, एज़ इट इज़, जो भी रिज़ल्ट था पिछली बार बेटर ये बताइए। किया। दिल्ली देखो, साथ के साथ फिर से जीत गए हम। गुजरात में 1 सीट का सिर्फ़ नुकसान हुआ, उसको अब 26 में है, एक वो कोई हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में अच्छा रिज़ल्ट आया। एंड आप देखो तो और भी कई सारे स्टेट में नुकसान हो गया हमारा, ये जो बेल्ट था उत्तर प्रदेश और राजस्थान का। तो ये रीजनल फैक्टर्स वर्क किए थे। बाकी आप कहीं भी देखो तो सॉरी कर्नाटक में भी तो जो था मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हुआ। गोवा में भी हम जीत लिए, हिमाचल पूरा क्लीन स्वीप किया, उत्तराखंड क्लीन, तो कम नहीं हुआ था। अगर कम होता तो हर स्टेट में काफ़ी डाउन आ सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो 2-3 स्टेट थे, रीजनल फैक्टर्स काम किए, फिर वो कास्ट वाला जो चीज़ आ गया था, तो राजस्थान और यूपी, आप यूपी में अगर 55 60 अगर पिछली बार की भी तरह हो जाते, तो फिर रिजल्ट सेम ही रहता। 400 पार तो देखिए, 400 पार तो मतलब लॉजिकल है ही नहीं। आज के टाइम पे 400 पार करना तो ये हर जगह बोलते ट्रेंडिंग पे बोलते था सब हैं 400 ना, पार। बोलते सब हैं। इलेक्शन में कोई भी जाके नहीं बोलता है कि मैं 272 जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। सबको है कि मैं एक टारगेट अगर आप रखेंगे, अगर बैटिंग कर रहे हैं तो 300 का टारगेट रखेंगे तो 250 आपको आ गया तो आप ठीक है, हो गया। पर टारगेट तो ज़्यादा ही रखना पड़ता है। मेरा ये सवाल रहा आपसे, अगर हम देखेंगे दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन रहेंगे इन दोनों के कंपैरिजन में? मिस्टर अरविंद केजरीवाल और मिस आतिशी मर्लेना। नहीं, दोनों सेम ही है ना। कहाँ मतलब एक जैसे पीछे से तो रिमोट लेकर के तो केजरीवाल ही चल रहे थे, अभी टेक्निकली केजरीवाल ही हैं। आप कंपेयर करना है तो शीला दीक्षित कांग्रेस की थी, आप कर सकते हैं। उनसे पहले जो भी थे, उनके पहले का मुझे याद नहीं है कैसे थे। बट अगर शीला दीक्षित से कंपेयर करें तो वो बेटर ही थी एटलीस्ट। देखिए बेटर मतलब बात है कि वो भी करप्शन तो था ही वहाँ पे, करप्शन आज भी है, बट एटलीस्ट नौटंकी तो नहीं होती थी। इतनी जो ये सब जो दिन भर चल रहा होता है। एंड दिल्ली के मेट्रो को भी शीला दीक्षित जी के टाइम पे ही बहुत मिला सारे है। देखिए उन्होंने उनकी सरकार में करप्शन था, काफ़ी सारे घोटाले हुए, बट दिल्ली को बहुत कुछ मिला। मैं नहीं मानता हूँ कि केजरीवाल के 12 साल में कोई भी एक चीज़ वो गिना दे कि उसने एक चीज़ दिल्ली में एकदम नया कुछ लेकर के आया, ऐसा कुछ है ही नहीं ना। ना स्कूल की बात करते हैं, एक स्कूल को पेंट करवा करके वही उसी को दिखा रहे हो आप। अब 12 साल में कम से कम 12 नए स्कूल आप लेके आइए, नहीं लेके आए हैं। 12 नए कॉलेज नहीं है, 12 नए यूनिवर्सिटी नहीं है, 12 नए रोड दिखाइए, 12 नए ब्रिज दिखाइए। एक भी आपको नए चीज़ नहीं मिलेंगे, जो पहले वाले हैं वही क्लासरूम को पेंट करके दिखाया जा रहा है। सेम आप बोल रहे हैं कि सेम चीज़ों को वो बार-बार दोहरा रहे हैं। दोहरा रहे हैं ना, आप देखें ना वहाँ पे मतलब मैंने पिछले साल ही किसी ने एक्सपोज़ किया था कि वो बट एक मोहल्ला क्लिनिक भी तो है। मोहल्ला क्लिनिक में देखिए एक मैं अभी आते समय मुझे एक मोहल्ला क्लिनिक दिखा था, वहाँ पे 2-3 गाय-भैंस बैठे हुए थे। वर्किंग कंडीशन में शायद 500 के आस-पास का मोहल्ला क्लिनिक शायद ऑन रिकॉर्ड है। अब वर्किंग कंडीशन में कितने हैं? मुझे नहीं लगता है कि 20 भी होंगे, वर्किंग कंडीशन में। और ये बोलते हैं वर्ल्ड क्लास है तो इनके हर चीज़, इनके खाँसी का इलाज भी तो बेंगलुरु में होता है। और जब खाँसी का इलाज आप अपने मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कर सकते हो, तो उससे छोटा क्या बीमारी होता है? मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा, उससे छोटा कोई बीमारी होगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहा रैपिड फायर का। हु इज़ अ बेटर लीडर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ? ऑफ़ कोर्स मोदी जी। तो मोदी जी की बात क्या है कि मोदी जी के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। योगी जी अभी 25 साल छोटे हैं उनसे ऑलमोस्ट। तो 25 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है। योगी जी बहुत ही कम एज में संसद पहुँच गए थे, विदाउट एनी डाउट। बट मोदी जी मुझे लगता है उतना टाइम 20-25 साल एक्स्ट्रा उन्होंने जो संघ में जो काम किया है ना, वो उनको काफ़ी मतलब अहेड ऑफ टाइम ऐसा बनाता है उनको। क्योंकि संघ में उन्होंने मेरे हिसाब से इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में वो जा चुके हैं। उनको हर डिस्ट्रिक्ट पता है कि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में वो गए हैं, वहाँ पे ग्राउंड पे काम किया है उन्होंने, संगठन में काम किया है। बैकग्राउंड में रह करके काम किए हैं, उनको हर तरह से काम करने का अनुभव है।
रथ यात्रा में भी सारथी बने हुए थे आडवाणी जी के, जब उनको कोई नहीं जानता था। उस समय मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा कि वो सामने बैठे हुए हैं कौन है। बस ऑर्डिनरी सपोर्टर टाइप लग रहे हैं, बट बैकग्राउंड में वो काम करते थे। तो उनके पास एक्सपीरियंस है। योगी जी हो सकता है 25 साल बाद योगी जी भी ऐसे होंगे, बट आज के टाइम पे मोदी जी से किसी का कंपैरिजन ही नहीं है। ये सबसे मेजर क्वेश्चन एंड मेरा लास्ट सवाल रहेगा। बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, सनातन धर्म को आगे लेने की वो लोग दावा करते हैं। इन स्पाइट ऑफ इतना कुछ, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, हमारा नेबरिंग कंट्री है। उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर भी बीजेपी हारी है। कश्मीरी आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित के रिहैबिलिटेशन के बारे में बोल के भी फिर भी जम्मू कश्मीर हारा है। इन सब में आप कहाँ देख रहे हैं कि हिंदूज़ यूनाइट नहीं है, पार्टी यूनाइट नहीं है, पार्टी के अंदर फैक्शन है, या कहाँ पे गलत जा रही है? नहीं, कश्मीर वाला पहले मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश में मुझे ऐसा लगता है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जैसे जब शेख हसीना जब पीएम थी, उसमें अगर आपको याद हो तो वहाँ पे कुछ बहुत बवाल हुआ था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है सब कुछ, तो उसने ने पूरे मारपीट, पुलिस ने डंडा-वंडा मार के सब शांत कर दिया था। तब हमने भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मोदी जी, शेख हसीना साहब को कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। 2 महीने बाद शेख हसीना को देश छोड़ कर भागना पड़ा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन, मतलब हम क्या बोलेंगे कि मोदी जी एक काम करो, अटैक कर दो बांग्लादेश पे, प्रैक्टिकल नहीं है। हम अपना आर्मी नहीं भेज सकते वहाँ पे। आपको डिप्लोमेसी के थ्रू ही करना पड़ेगा। एंड आपको पता है डिप्लोमेसी में जैसे मालदीव्स वाला जब एपिसोड हुआ था, तो 1-2 महीने तो नेक्स्ट ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि खत्म, अब तो मालदीव्स एंड इंडिया तो एकदम अपार्ट हो गए, वो पूरा चाइना के आ जाएगा। आज 6 महीने के बाद आज अगर आप देखो, तो चाइना कहीं पिक्चर में है ही नहीं मालदीव्स में। तो मैं 1-2 जो सेक्टर है जिसमें मैं मानता हूँ मोदी सरकार की एक्सपर्टाइज़ अच्छी है, वो है फॉरेन पॉलिसी। तो मुझे होप तो यही है कि ये लोग करेंगे, ठीक है। अब हाँ, ऐज़ ए हिंदू बुरा लगता है, मुझे लगता है इंस्टेंट कुछ होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता है कि वो लोग जानबूझ के नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, बट लॉन्ग टर्म चलता है। अब इंस्टेंट मतलब वही ये बात है कि अटैक करना पॉसिबल नहीं है, आर्मी हम नहीं भेज सकते हैं। उसका कुछ सॉल्यूशन निकालें, हो सकता है ट्रम्प जब टेक ओवर करे, क्योंकि जहाँ तक है कि सीआईए इन्वॉल्व है बांग्लादेश गवर्नमेंट में, वो तो सब पूरी दुनिया जानती है। तो अगर ट्रम्प टेक ओवर करता है, उसके बाद शायद हालात चेंज होंगे, वेट कर रहे हों, डिस्कशन भी चल रहा होगा ऑफ द रिकॉर्ड, देखते हैं। तो आज मैं हाल-फिलहाल में बात कर रही थी मिस्टर सिन्हा, मिस्टर रोशन सिन्हा जी के साथ। वो ना ही गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ना ही ऑपोज़िशन को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वो एक ट्विटर में एंड सोशल मीडिया के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉइसेस में हैं। भले ही अपने ट्वीट से 2 देशों के अंदर कुछ झगड़ा करवा देते हैं, तो कभी किसी को हेल्प भी करते हैं, एसओएस ट्वीट करके जब हम करते हैं। ये पॉडकास्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न था ये जानने के लिए कि हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं। हाउ डज़ द यंग जनरेशन थिंक? उन्हें सोशल मीडिया की तरफ से क्या वोट में बदलाव हो सकता है? क्या आज की युवा पीढ़ी कुछ नए लाने के लिए एक अलग दिशा में सोच सकती है? अक्सर झगड़ा होता है कि ये बहुत ज़्यादा लिब्रांडो हो गया तो ये बहुत ज़्यादा संघी हो गया। पर ये कभी बैठा के क्यों नहीं पूछा जाता कि आप एक्चुअली में क्या सोचते हो? व्हाट इंस्पायर्ड यू? किसी को ब्रांड करना आसान है, पर किसी से बैठ के सवाल करना, उनके सवाल से ज़्यादा उनकी बातों को समझना और ज़्यादा मुश्किल है। आई होप आपको ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो, एंड मैं चाहूँगी आपके जितने भी सवाल हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड मिसेस सिन्हा को प्लीज़ ट्विटर पे फॉलो करके उन्हें टैग करके पूछिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।